नमस्कार, एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम लोग मैकेनिक्स जो यूजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, यदि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v से या v नोट से कोई s डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के रेस्पेक्ट में मूव करे तो उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। एक क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। इससे आगे चलते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज लेते हुए। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन किया था, यहाँ आर दिया था, आर डेस दिया था, सीधा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। देखो इस वाले में वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमारे पास में देखो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, इधर से ये है, ये वाला तो कैसे है, सेम है। इसका मतलब इनमें तो चेंज हो ही नहीं रहा है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या देखा था, अक्स डैश किसके बराबर, अक्स माइनस वी टी, वाई डैश किसके बराबर, वाई, जेड डैश किसके बराबर, जेड। तो कुल मिला के जब कोई दो कोऑर्डिनेट बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब उन दो डायरेक्शन के अंदर तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन है नहीं। यहां पर केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन किस डायरेक्शन में है, केवल और केवल अक्स डायरेक्शन में। यानी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, प्लस अक्स में या माइनस अक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होगा। तो यहां से साफ साफ अपने को पता चल रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं अपने पास जो वेलोसिटी में वेक्टर आएगा, वेलोसिटी का वेक्टर किस में आएगा, अक्स डायरेक्शन में आएगा। तो सीधा सा यहीं से देख सकते थे, 6t स्क्वायर है, यहाँ भी 6t स्क्वायर है, ये भी सेम है, बस फर्क किस में है, यहाँ पे -3t है, यहाँ पे कितना है, +3t है। तो सीधी सी बात है, चेंज कितना है यहाँ पे, ये 6t है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी, यदि अपने को 4 ऑप्शन दिए जाते तो डायरेक्ट भी अपन लोग क्या कर सकते थे, ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है, अपन ने ऑप्शन नहीं लिखे एक बार, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिनमें ऑप्शन डालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या अपना, ए बर्ड फ्लाई विथ 40 किलोमीटर पर हॉवर वेलोसिटी अलोंग नॉर्थ। ठीक है, कोई बर्ड है, कोई पक्षी है अपने पास में, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है। जो बर्ड है वो किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ में। कितनी स्पीड है उसकी, कितनी वेलोसिटी है, 40 किलोमीटर पर हॉवर। ट्रेन है वो किधर मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर हॉवर से ईस्ट में, तो इधर कर रही होगी, ये 40 किलोमीटर पर हॉवर, ये ट्रेन है। ठीक है, इसमें कौन बैठा है, पैसेंजर बैठा है, तो एक पैसेंजर बना देते हैं भाई। तो गिवन क्या अपने को, वेलोसिटी दी हुई है किसकी, ट्रेन की, कितनी दी हुई है, 40, किस डायरेक्शन में, इसको आई केप मान लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, आई केप, और ये वाला कितना हो जाएगा, जे केप हो जाएगा। ऐसे अपने को क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी बर्ड की दी हुई है, वो भी 40 दी हुई है, और डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, तो क्या ले लेंगे, जे केप ले लेंगे। अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ बर्ड। बर्ड की वेलोसिटी और डायरेक्शन निकालनी किसके रेस्पेक्ट में, पैसेंजर के रेस्पेक्ट में। पैसेंजर किस में बैठा है, ट्रेन में। तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है, सीधी सी बात है, उसी स्पीड से कौन चलना है, पैसेंजर चलना है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की जो वेलोसिटी है, वही किसकी होनी है, बर्ड की होनी है। मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को सॉरी, पैसेंजर, बर्ड की तो निकालनी है ना, तो पैसेंजर की। लास्ट टाइम पे मैंने आपको सिखाया था, जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिखे थे वेलोसिटी के, तो कैसे लिखा था, वेलोसिटी लिखनी थी, मान लो किसी ए की लिखनी थी, किसके रेस्पेक्ट में लिखनी थी, बी के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ए, फिर क्या लगाया था, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लगाया था। लास्ट टाइम वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कुछ भी दिया हुआ नहीं है किसके रेस्पेक्ट में, तो हम किसके रेस्पेक्ट में मान के चलते हैं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो रेस्ट में है, यानी किसके रेस्पेक्ट में मान लिया हम लोगों ने, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लिया। तो ये अपने को दिया गया वो किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, सारा का सारा रिजल्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया गया। तो अपने को वेलोसिटी किसकी निकालनी है भाई, अपने को वेलोसिटी निकालनी है बर्ड की, किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, पैसेंजर के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो क्या लिखा जा सकता है, वी बी ग्राउंड माइनस
v पैसेंजर और यहाँ पे क्या लगा देते हैं ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर और विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो यहां से रिजल्ट अपने पास कितना आ जाएगा, b किसके बराबर है 40 जे केप और यहां से 40 आई केप, ये रिजल्ट आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर लॉ में हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो और रूट लगा दो। 40 को 1600 नहीं करेंगे, सीधा 40 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 40 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1 + 1। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू पी किसके बराबर आ जाएगी, 40√2 किलोमीटर पर आवर। ये तो अपने पास में रिजल्ट आया, मैग्नीट्यूड आया किसका, वेलोसिटी का, और किसके बराबर आया, 40√2 के बराबर आया किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर। अब देखो यहां से थोड़ा सा इस वाले को देखें, इसको देखें और इस वाले ग्राफ के अंदर इसको शो करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर 40 जे केप है तो ये कुछ प्लस का है और 40 ये इधर किसका है, माइनस का, तो कुछ इधर है, तो ये 40 है और इधर भी कितना है 40 है। तो दोनों का ये रिजल्टेंट निकालना है तो कहीं आएगा इधर, तो हम लोगों ने कहा ये रिजल्टेंट है कौन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड है विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर। ठीक है, एक बार मान लेते हैं एंगल कितने का, ये थीटा का है, तो उस केस में tan थीटा किसके बराबर आएगा, यहां पे परपेंडिकुलर बना लो तो ये 40, ये वाला कितना होगा, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, और इधर कितना आ जाएगा, ये भी 40, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा 1, तो थीटा कितना आएगा 45। तो ये थीटा 45, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर ही आएगा। अब बहुत सारे बच्चे यदि मान लो एग्जाम में अभी तो इतना ही पूछा गया है कि डायरेक्शन कितनी है, तो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी। किसकी वेलोसिटी निकाल ली हम लोगों ने, बर्ड की वेलोसिटी निकाल ली, किसके रेस्पेक्ट में, पैसेंजर के रेस्पेक्ट में कितनी आई, 40√2 किलोमीटर पर आवर आई, और किस डायरेक्शन में आई, इन नॉर्थ वेस्ट में आई। पर एंगल पूछा जाए तो एक्चुअल में एंगल 45 थोड़ी है, एक्चुअल में यहां पे एंगल 45 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पैसेंजर है वो पैसेंजर ट्रेन में, और ट्रेन किधर चल रही है, आई की डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट में चल रही है। ठीक है, तो ट्रेन की डायरेक्शन तो ये हो गई और जो बर्ड फ्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो एक्चुअल में अपने पास जो एंगल बना है वो एंगल कौन सा बनेगा, एक्चुअल में एंगल अपने पास में ये वाला बनेगा, और ये एंगल अपने पास में कितने डिग्री का होगा, ये 90 और 45 तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 135 का हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पे अपने को एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 के बजाय कितना लेना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू 135 लेना चाहिए। यहां से तो हम लोगों ने केवल थीटा मान के कैलकुलेट कर लिया, पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अगला, पैसेंजर फाइंड द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बर्ड। क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ बर्ड, ये डायरेक्शन ऑफ बर्ड ये रही, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर, विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर इन ट्रेन, ट्रेन इधर जा रही है और पैसेंजर इधर, जो बर्ड है वो इधर जा रहा, तो कितने डिग्री पे दिखाई देगा उसको, 135 पे दिखाई देगा। इस चीज का ध्यान रखना भाई, कितना दिखाई देगा, 135 दिखाई देगा। तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेके इजीली इस तरीके के क्वेश्चन लगा सकते हैं। 11th क्लास में खूब सारा दिया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, तो वहां पे हम लोग खूब डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देख लो भाई, कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, किसी का क्वेश्चन नहीं हुआ वो तो चले 1 2 3 4 निकले। क्या क्या पढ़ चुके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तो हम लोग क्या करवा रहे थे, एक सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब हम एक केस और लेके चल लेते हैं। यदि मेरे पास में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है,
इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है, तीसरा कोऑर्डिनेट कितना है, जेड है। अब हम क्या करते हैं, एक कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एस डेस मानते हैं उसको, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस को क्या करवाते हैं, इंक्लाइन करवाते हैं, कोई निश्चित कोण थीटा से यहां पे झुका देते हैं। तो हमने क्या किया, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम में लिया, ये एंगल थीटा ले लिया, ये एंगल कितना थीटा ले लिया, और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, जो जेड एक्सिस है वो कोइंसाइड है, जो जेड एक्सिस है वो कैसी है, समपाती है दोनों का, और दोनों के लिए ओ और ओ डेस एक ही जगह है। क्या जंक्शन लेके चल रहा हूं थोड़ा इजी बनाने के लिए। यहां पर अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, एस डेस है। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो ओ है ओ डेस है, एक ही जगह है। दोनों का जो जेड है वो एक दूसरे से क्या है, समपाती है, यानी कि जेड बराबर किसके है, जेड डेस के है। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट देखने हैं। वेरिएशन एक्चुअल में किस में है, जेड उसमें एक्स और वाई में है। तो यहां से कुछ इस तरीके से लेता हूं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करूं तो कितने आ जाएंगे, सपोज एक्स वाई जेड आ जाएंगे। यहां पर जो अक्ष होगा वो ये होगा, वाई होगा वो ये होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं क्या करूं, वाई से निकालूं, तो वाई से निकालने के लिए भी क्या कर लेना चाहिए, परपेंडिकुलर डाल लेना चाहिए। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इधर से भी क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये वाला अपने पास में अब कितना हो जाएगा, ये तो जानते ही हो आप लोग, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्स डेस हो गया, और ये कितना हो गया, वाई डेस हो गया। ठीक है, अपने को यहां से जो पी के कोऑर्डिनेट पता चले वो सपोज कितने चले, एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक्स वाई जेड और एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस के बीच में क्या प्राप्त करना है, रिलेशन प्राप्त करना है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन in an inclined frame of reference। क्या करना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं किसी इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ध्यान रखना भाई, यहां पे जो थीटा है वो थीटा उसकी वैल्यू मैंने कैसी ले रखी है, नियत ले रखी है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। कैसे करें, डेरिवेशन तो यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत है नहीं अपने को, एग्जाम में कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है। अपना लॉजिक क्या है, अपन इसके रिलेशन देख लेते हैं, एक्स वाई जेड और एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस के साथ में किस तरीके से ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एस डेस भी, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में अपने पास में जो एक्स डेस आएगा, यहां से कैलकुलेट करें तो एक्स डेस आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश किसके बराबर आएगा, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। एक्स डैश किसके बराबर आएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के बराबर, और वाई डैश किसके बराबर आएगा, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा के बराबर। हमने अज्यूम किया पहले ही, जेड डैश किसके बराबर है, जेड के। ये अपने पास में क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, निर्देशांकों का रूपांतरण आ गया। थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं, ऐसा तो याद रह नहीं पाएगा अपने। मैं जो अपने पास में ये वाला है एक्स डैश, कौन सा की बात कर रहा हूं भाई, इसकी एक्स डैश ओ और एक्स डैश ओ, एक्स को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा। एंगल के लिए शो करो तो ऐसा कर दो, सिंपलिसिटी के लिए मैं सीधा ही लिख लेता हूं इसको, ऐसा मत सोचना सर को याद ही नहीं रहा एंगल। ठीक है ना, सिंपलिसिटी के लिए क्या कर रहा हूं, एक्स डैश एक्स बराबर कितना है, थीटा मान लेता हूं इसको। ठीक है, फिर दूसरा अपने पास में एक टर्म और ले लेते हैं, एक्स डैश ओ वाई ले लेते हैं।
अब देखो अक्स डेस ओ वाई कितना आएगा, अक्स डेस ओ और वाई टोटल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, थीटा का। तो अपने को तो कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए यहां से। तो इस केस में कितना जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। कितना जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा जाएगा। कोई समस्या, वापस देख लो कितना क्या निकालना अपने को, अक्स डेस ओ वाई। तो अक्स डेस ओ और ये वाला वाई, तो ये एंगल चाहिए। टोटल 90 डिग्री है यहां से यहां तक का। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाला केवल ये वाला आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, वाई डेस ओ वाई को ले लेते हैं। वाई डेस ओ वाई, ये वाई डेस ओ और ये वाई किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो यहां से थीटा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या ले लेते हैं, वाई डेस ओ अक्स को ले लेते हैं। तो वाई डेस, इस बार ध्यान देना, वाई डेस ये ओ और इधर से कितना आ जाएगा, ये अक्स आ जाएगा। कुल मिला के इस बार अपने को कितना निकालना, ये हो गया अपने पास में, ये हो गया, ये निकालना। ये थीटा है और ये कितने का है, 90 का, पाई बाई टू का। तो टोटल किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा जाएगा। इस बार कितना जाएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो तो अब इस केस में हम लोग ये वाला जो अपने पास में इक्वेशन बना था, इसको इजीली लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं इजीली, यहां पे देखो, अक्स डेस इक्वल्स टू अक्स कोस। मेरे पास जो साइन है उसको कन्वर्ट करना है मेरे को कोस में। कोस यहां पे थीटा की जगह क्या रख दूं, अक्स डेस ओ अक्स प्लस वाई। अब देखो वाई के बाद में क्या है, साइन है। इस साइन को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कोस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या लिखा, कोस लिखा। और कोस के लिए क्या लिखूं, अक्स डेस ओ वाई। तो अक्स डेस ओ वाई किसके बराबर था, एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया, कोस अक्स डेस ओ वाई कितना था, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो कोस पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ही तो होता है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा था, उस साइन थीटा को क्या लिख दिया, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा। और पाई बाई टू माइनस थीटा कितना ले रखा है यहां से, अक्स डेस ओ वाई ले रखा है। ठीक है, एक अपने पास में इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, वाई वाला ले लेते हैं। तो वाई डेस, वापस से यहां पर इस बार वाई है तो पहले एक बार अक्स वाला ले लेते हैं। यहां से अक्स और क्या लिख देता हूं, कोस। और क्या लिखता हूं, वाई डेस ओ अक्स। देखो मैंने क्या लिखा, कोस वाई डेस ओ अक्स लिखा। और वाई डेस ओ अक्स किसके बराबर है, पाई बाई टू प्लस थीटा। तो कोस पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है, माइनस के साइन थीटा। ऐसा ही तो किया हम लोगों ने, माइनस का साइन थीटा है उसको क्या लिख दिया, कोस वाई डेस ओ अक्स लिख दिया। समझ में आया, हटा देते हैं इसको। उसके बाद में क्या बचा अपने पास में, वाई कोस थीटा बचा। तो क्या लिख लेते हैं, प्लस वाई कोस, इसके लिए एंगल कौन सा ले लेते हैं, वाई डेस ओ वाई ले लेते हैं। एक और बच गया, वो जेड डेस इक्वल्स टू कितना, जेड। इस प्रकार से अपने पास में क्या जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे। ठीक है, किसके लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, निर्देशांक रूपांतरण आ रहे हैं किसी नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र एस डेस तथा कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के बीच के क्या आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये अपने पास में अक्स था, वाई था, जेड था। घुमाते हैं थोड़ा सा, पहले जेड और जेड डेस क्या थे, संपाती थे। इस बार चेंज कर दिया भाई तीनों को, ठीक है ना। ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये क्या था, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था।
अब यहाँ पे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, सीधा सीधा पीछे हम लोगों ने काम किया उसे एक ट्रिक बना लेंगे। देखो क्या था, अक्स डैश लिखा तो अक्स कोस, देखो सब में कोस लिखा है मैंने, चाहे अक्स डैश लिखो, यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, थोड़ा सा ध्यान देना, याद हो जाएगा यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही। अक्स डैश है तो अक्स, वाई डैश है तो भी किससे शुरू हुए, अक्स से। यहाँ पे अक्स कोऑर्डिनेट आ गया और कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो अक्स डैश तो अक्स डैश, फिर कौन है अक्स, तो अक्स डैश ओ अक्स। यहाँ पे शुरुआत किससे कर रहे हैं, अक्स डैश से कर रहे हैं ना, तो अक्स डैश पर किसका लेना है कंपोनेंट, वाई वाला, तो अक्स डैश ओ वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई डैश में आ गए तो वाई डैश ओ कौन है, अक्स, तो यहाँ पे अक्स ले लिया। फिर यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे पहले कौन था वाई डैश, तो वाई डैश ओ वाई ले लेंगे। इसको नेक्स्ट वाले के अंदर लिख सकते हैं, कैसे लिखूं, सबसे पहले अक्स डैश, तो क्या लिखूं, अक्स कोस लिख लेता हूं, फिर वाई कोस लिख लेता हूं, फिर जेड कोस लिख लेता हूं। क्या लिखूं यहां पर, अक्स डैश से शुरुआत करनी है ना, तो अक्स डैश ओ कौन है, पहले अक्स है। फिर यहां पर अक्स डैश से शुरुआत करनी है, कौन आ गया, वाई। फिर यहां पर अक्स डैश से शुरुआत करनी है, कौन आ गया, जेड आ गया। ऐसे ही यहां पे वाई डैश लिखे, सेम वही तरीका, अक्स कोस, वाई कोस और जेड कोस। इस बार कौन है, पहले वाई डैश है, तो क्या लिख सकते हैं, वाई डैश ओ, खुद लिखने की कोशिश करो फिर मेरे वाले से मैच करवाओ। अब वाई डैश ओ अक्स, वाई डैश ओ वाई और वाई डैश ओ जेड। फिर जेड डैश लिख ले तो कितना आ जाएगा, वही सेम, पहले अक्स कोस लिखो, फिर वाई कोस लिखो, फिर जेड कोस लिखो। अब कहां से शुरुआत करी, जेड डैश से, तो कितना आ जाएगा, जेड डैश ओ अक्स आ जाएगा, जेड डैश ओ वाई आ जाएगा, जेड डैश ओ जेड आ जाएगा। इस प्रकार से अपन लोग इस बार अक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, उसको इजीली यहां पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से बता सकते हैं। देखो भाई चेक करो अपना, चेक हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मान लो मेरे को यहां पे क्या करना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, त्वरण निकालना हो, तो तीन इक्वेशंस बनी, तीनों का मैं टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। शुरुआत में मैंने बोला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नियत कोण से झुके हुए हैं, इंक्लाइंड एक फिक्स एंगल से, थीटा यहां पर क्या है, नियत है। तो ये जो कोस वाली टर्म्स आ रही है अपने पास में, जो नो टर्म आ रही है, इनका तो कोई लेना देना नहीं अपने को, क्योंकि अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर रहेंगी। सारा का सारा जो वेरिएशन होगा वो अक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यदि मान लो मेरे पास में कुछ इस तरीके से हो, इन एस फ्रेम, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम के अंदर अपने पास में जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो कौन सा है, अक्स डायरेक्शन वाला d2 अक्स ओवर dt स्क्वायर, वाई डायरेक्शन वाला d2 वाई ओवर dt स्क्वायर, और ये वाला d2 z ओवर dt स्क्वायर, यदि जीरो है, यदि इफ, तो उस केस में देखो यहां से रिजल्ट क्या प्राप्त हुई अपने को, d2 अक्स डैश ओवर dt स्क्वायर, तो यहाँ पे d2 अक्स ओवर dt स्क्वायर, d2 वाई ओवर dt स्क्वायर, d2 z ओवर dt स्क्वायर। मैंने क्या अज्यूम किया, सपोज पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन है इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जीरो है, तो यदि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जीरो है एक्सेलरेशन, तो यहां से रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, d2 अक्स डैश ओवर dt स्क्वायर भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहां पे d2 वाई डैश ओवर dt स्क्वायर देखे, ठीक ऐसे d2 z ओवर dt स्क्वायर देखे, तो यहां पर अपने पास में d2 वाई डैश ओवर dt स्क्वायर, d2 z डैश ओवर
dt स्क्वायर के रिजल्ट कैसे आएंगे? 0 आएंगे। एक बढ़िया सा रिजल्ट प्राप्त हो गया अपने को। यदि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यदि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी एंगल से इंक्लाइंड, किसी एंगल से, किसी कोण से झुके हुए दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश में भी जो कण है उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन है, उसका फोर्स है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। यानी किसको फॉलो कर रहा है? न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, झुका हुआ था किससे? थीटा एंगल से। किसके रेस्पेक्ट में? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो एस तो क्या है, पहले से हम लोगों ने अज्यूम किया इनर्शियल है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में थीटा कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र भी कैसा होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो यहां से ये बात लिख सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष नियत कोण, ध्यान रखना भाई, नियत कोण थीटा से झुका निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र बोल दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय। जड़त्वीय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं? कोई इंक्लाइंड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी क्या होगा? थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी क्या होगा? यदि वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल के सापेक्ष झुका हुआ है, तो इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कैसा होगा? झुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कैसा होगा? इनर्शियल होगा। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। गैलीलियन रूपांतरण की वैधता। पिछली 2 क्लासों से हम लोग देख रहे हैं कि गैलीलियन रूपांतरण है, गैलीलियन रूपांतरण है। क्या ये प्रत्येक जगह वैलिड है? तो इसकी वैलिडिटी को देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा? वेलोसिटी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसके बराबर थी? v माइनस वी नोट, जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? v डैश किसके बराबर था? v माइनस वी नोट के। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। किसका एग्जांपल लेता हूं? फोटोन का ले लेता हूं मान लो, और वैक्यूम की बात करता हूं जहां नथिंग है, कुछ भी नहीं है। वैक्यूम के अंदर जो फोटोन है उसका वेग किसके बराबर होता है? c के बराबर। मैंने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर किया, फोटोन का वेलोसिटी किसके बराबर आया? c के बराबर आया। तो उस केस में मैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करना चाह रहा हूं, तो वो किसके बराबर आएगा? c माइनस वी के बराबर आएगा। किसके बराबर आ जाएगा? c माइनस वी नोट। किसके बराबर आ जाएगा? c माइनस वी नोट के बराबर आ जाएगा। यहां से देखो, c में से वी नोट की वैल्यू कुछ तो कम होगी, तो कुल मिला के जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर जो फोटोन का वेग है, फोटोन की चाल है, वो किसके बराबर होगी? c के बराबर तो होगी नहीं, हमेशा कैसी होगी? v डैश लेस देन c। जबकि हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसकी बात कर रहा हूं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, तो उस केस में साफ साफ देखते हैं कि जो c है, लाइट की वेलोसिटी, वो ना ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र
के वेग पे निर्भर कर रही है, ना ही क्या करती है, दिशाओं के ऊपर निर्भर करती है, वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसकी वेलोसिटी तो किसके बराबर होती है, लाइट की वेलोसिटी तो c के बराबर ही होती है। तो फोटोन भी लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है, तो आप एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी v नोट से चलने वाले एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो, वेलोसिटी तो कितनी आनी चाहिए थी, v डेस तो किसके बराबर आना चाहिए था, c के बराबर आना चाहिए था। परंतु यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, v डेस लेस देन c आ रहा है। तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी लगभग कैसी हो, लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो, तो उस केस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करते। ये वाले बेचारे तो कहां तक काम करते हैं, वेलोसिटी पार्टिकल की कैसी हो, लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो, तभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वैलिड है। बात समझ में आई। ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ पे, आगे डिस्कस करेंगे वैसे तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, पर ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में गैलीलियन ने क्या किया था, टी इक्वल टू कितना मान लिया था, टी डेस मान लिया था। गैलीलियन ने क्या कहा था, जो टाइम है वो टाइम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो, चाहे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस से मेजर करो, दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जो गैलीलियन ने कहा, बेसिक अजम्पशन था मैकेनिक्स का, वो टी बराबर क्या ले लिया, टी डेस, यानी टाइम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं बताया, बोला कि टाइम तो क्या रहता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है। परंतु एक्चुअल में टाइम भी क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे एसटीआर के अंदर, टाइम भी क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होता है। और जैसे ही टाइम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंसी शो की जाएगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और फिर कैलकुलेशन की जाएगी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, फोटोन के केस में v बराबर c रख के, तो रिजल्ट v डेस में भी क्या आएगा, v डेस भी किसके बराबर आएगा, c के बराबर ही आएगा। पर आएगा किसमें, एसटीआर में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आएगा, यहां नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आया, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं। क्या देखना है, वैलिडिटी ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की वैलिडिटी देखनी है अपने को। यदि पार्टिकल लाइट की स्पीड से गति करता हो, गति करता हो, यानी कितना, v उसका कितना, c के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, फोटोन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, v डेस किसके बराबर होगा, v माइनस वी नोट। सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है, v डेस क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से कितनी आ जाएगी, v डेस किसके बराबर, v माइनस सी, जो कैसा आएगा, लेस देन सी। ये कैसा है, पॉसिबल है क्या, ये नॉट, सॉरी यहां पे c माइनस वी नोट, c माइनस वी नोट। तो v डेस कैसा आ जाएगा, लेस देन सी आ जाएगा, जो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या होगी अपने पास में, वैलिडिटी हो गई किसकी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो क्या लिख सकते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन v लेस देन c वेगों के लिए ही
क्या है, वैलिड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर दे रखी हो और अपन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन चिपका के आ जाए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन चिपका के आ जाए, तो अपना रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स हैं, उनके लिए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन v लेस देन c वेगों के लिए क्या है, वैलिड है। इससे ज्यादा वेगों के लिए वैलिड नहीं है। लिखो भाई। हो गया होगा, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन तो क्या है, इससे अपने को एक प्रूव करना है। इससे कई क्वेश्चन हो जाएंगे कोलिजन के अपने। इफ पोजीशन वेक्टर्स आर r1 vector and r2 vector and velocity r कितना मान लिया, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ये कोई दो पार्टिकल्स के, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल्स if position vectors of two particles are r1 vector and r2 vector and velocity vectors are v1 vector and v2 vector, then if then particles are collide if पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, कब करेंगे उस चीज को चेक करना है। तो देखो इनिशियल है ये, अपने पास में पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। मान लो t टाइम बाद में क्या करेंगे, पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे। लेट पार्टिकल्स कोलाइड एट टाइम t टाइम पे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो उस केस में शुरुआत में पार्टिकल कहां पे था, r1 पे था। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कुछ चल गया होगा। तो कितना आ गया, v1 वेक्टर t कुछ चला होगा, तो टोटल कितना आ गया अपने पास में, r1 वेक्टर किसके बराबर, कैपिटल R1 वेक्टर मान लिया, R1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर। ऐसे क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा v2 इफ दे कोलाइड, यदि ये कोलाइड करेंगे। देन कब कोलाइड कर सकते हैं, जब दोनों के लिए क्या हो, ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कैसे हो, बराबर हो। तो क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। टी भी कॉमन ले लेते हैं।
दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर से। क्यों करवा रहे हैं अभी देखना। अपने को तो ऐसा रिजल्ट चाहिए जो इजी हो, अप्लाई करने में आसान हो। तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर से क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो इधर पहले से भी v1 और v2 पड़ा है, क्रॉस करवा दिया। ठीक, देखो a क्रॉस a होगा तो थीटा कितना 0, और यहाँ पे a क्रॉस a में क्या आता है, साइन आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये रिजल्ट अपने पास में कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास में 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास एक रिजल्ट बन गया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। लो भाई, एक बढ़िया रिजल्ट है ये। जब भी दो पार्टिकल्स कोलिजन करते हैं, आपको क्या दे रखे हो, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हो और क्या दे रखे हो, वेलोसिटी वेक्टर दे रखे हो, तो आप क्या संबंध बना सकते हो उनके बीच में, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। यहां से अपने काम की दो चीजें, ये टाइम वगैरह पूछा जाए तो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला रिलेशन ठीक है अपने लिए, एक ये वाला रिलेशन अपने लिए ठीक है। बाय द वे गलती से थोड़ा बहुत भूल जाओ तो यहां से लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो भाई। हो गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, कितना दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है अपने को 3i केप प्लस 4j केप और माइनस k केप। फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन इन सच ए फ्रेम विच इज रोटेटेड बाई 30 डिग्री एंगल। तो थीटा कितना दिया हुआ अपने को, 30 डिग्री, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, यानी एक कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस है, वो कितने एंगल पे 30 डिग्री के ऊपर मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लाइंड प्लेन वाला, उस वाले को काम में ले सकते हैं। क्या पढ़ा था, अपने पास में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था और इसके लिए कोई पॉइंट P था, और उसके लिए इस बार अपने को क्या दे रखा है, ये आर वेक्टर दे रखा है। ठीक है, और किसके बराबर दे रखा है, 3i केप प्लस 4j केप माइनस k केप, यानी एक्स वाई जेड की जगह क्या दे रखा है, 3, 4, -1 दे रखा है। अब कह रहा है कि इसको क्या करें, इंक्लाइन करवा दें। ठीक है, साथ में ये बोल रहा है कि O और O डेस एक ही जगह है, तो ये O और ये O डेस, और जेड एक्सिस कोइंसाइड है, तो ये जेड एक्सिस दोनों की, इधर जेड और ये जेड डेस। बढ़िया हो गया फिर तो, ये अक्स ये वाई, इधर अक्स डेस और ये वाई डेस। एंगल कितना दिया हुआ है, 30। कितने एंगल से इंक्लाइंड हो रखा है ये, 30 डिग्री से। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखी थी आज के वीडियो में, अक्स डेस लिखें, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, थोड़ा पीछे जाके देखो तो, अक्स डेस किसके बराबर, ट्रिक देखी थी, अक्स फिर क्या लगाएं, कोस, फिर क्या लगाएं, वाई, फिर वापस से कोस। कहां से शुरुआत हुई, अक्स डेस से, तो अक्स डेस ओ, और फिर यहां से अक्स, यहां से अक्स डेस ओ वाई। ठीक, ऐसे ही क्या लिखे, वाई डेस लिखे, वही अक्स कोस फिर वाई कोस, शुरुआत कहां से, वाई डेस से, तो वाई डेस ओ अक्स, और यहां से वाई डेस ओ, बस बढ़िया हो गया। अब देख लो यहां से अक्स डेस ओ अक्स क्या चाहिए अपने को,
अक्स डैश ओ अक्स किसके बराबर, अक्स डैश ओ अक्स तो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर। ऐसे ही अक्स डैश ओ वाई देख लेते हैं। ये अक्स डैश और ये ओ वाई, ये वाला एंगल टोटल 90 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोशिश करो लास्ट में मेरा आंसर मैच करवा लेना। फिर वाई डैश ओ वाई ले लेता हूं एक बार। तो वाई डैश ओ वाई किसके बराबर, ये वाई डैश और ये ओ वाई किसके बराबर है, 30 डिग्री के। फिर वाई डैश ओ अक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई डैश ओ और ये अक्स, वही थोड़ी देर पहले वाली बात, ये हो जाएगा। तो एक तो इधर तो कितना 30 और ये कितना 90, तो किसके बराबर आ जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं। अक्स वाई जेड अपने को पता चली गया, अक्स वाई जेड अपने को पता चली गया। ये अक्स 3 है, वाई 4 है और जेड कितना है -1। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, अक्स डैश किसके बराबर भाई, अक्स की जगह 3, हाँ रे, एक जेड डैश तो किसके बराबर है, जेड के बराबर तो रहना है। जेड डैश किसके बराबर है, जेड के बराबर है। चलो तो कितना आ जाएगा, अक्स डैश इक्वल टू 3 कोस, यहाँ पे कितना 30 डिग्री प्लस वाई की जगह कितना 4 है, कोस अक्स डैश ओ वाई किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर। ऐसे वाई डैश लिख देते हैं, वाई डैश में वही 3 कोस, इस बार क्या आएगा वाई डैश ओ अक्स, तो वाई डैश ओ अक्स कितना 120 प्लस 4 कोस वाई डैश ओ अक्स, सॉरी वाई डैश ओ वाई किसके बराबर 30 डिग्री, और जेड डैश बराबर कितना जेड, और जेड किसके बराबर है -1 के बराबर। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास में कितना आ गया 3 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस 4 कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो रिजल्ट अपने पास में आ जाएगा 3 चलो व्यवस्थित लिख देंगे साथ में ही। इधर से कितना आ जाएगा कोस 120 की वैल्यू किसके बराबर आएगी -1/2 होगा क्या, तो -3/2 प्लस 4 और कोस 30 की वैल्यू बोलो √3/, तो कुल मिला के अपने पास में रिजल्ट क्या आ गए, अपने पास में रिजल्ट आ गए अक्स डैश किसके बराबर आ गया 3√3/2 प्लस 2, वाई डैश की वैल्यू आ गई अपने पास में -3/2 प्लस 2√3, और जेड डैश की वैल्यू आ गई अपने पास में -1। तो यहां से वेक्टर फॉर्म पूछा जाए यदि, तो आर डैश वेक्टर किसके बराबर अक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये तो आई केप में तो ये था, अब डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई ना, तो हम लोगों ने इसको क्या मान लिया आई डैश मान लिया। तो ध्यान रखना यहाँ पे आई जे के नहीं आएगा, क्या आएगा आई डैश जे डैश और कितना आ जाएगा के डैश आ जाएगा। कोई समस्या, ठीक है तो आगे चले, व्यवस्थित लिख लेते हैं इसको। कोई प्लस माइनस का लोचा तो नहीं आ रहा ना, देख लेना। तो किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो आर डैश की वैल्यू अक्स डैश आई केप डैश प्लस वाई डैश जे केप डैश प्लस जेड डैश
के कैप डैश। आर डैश कितना कितना आया, यहाँ से तो शायद आया था 3/2 प्लस 2 आई कैप डैश प्लस यहाँ से शायद आया था -3/2 2√3 जे कैप डैश, और यहाँ से शायद आया था माइनस का के कैप डैश। इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो 30 डिग्री एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है, के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। हाँ, लास्ट वाला तो क्या लिखा जा सकता है, के डैश लिखो चाहे क्या लिखो, के लिखो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से क्या है, संपाती है। तो आप चाहे के डैश लिखो चाहे क्या लिखो, के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इनिशियल पोजिशंस ऑफ टू पार्टिकल्स आर, क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं भाई। x1 किसके बराबर 0.05 मीटर और y1 किसके बराबर 0 के। x2 कितना दिया हुआ है 0 और y2 कितना दिया हुआ है 0.10 मीटर। साथ में क्या दिया गया, इफ फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v1 कितना दिया गया है -400 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और कुछ दिया गया है क्या v2 -v जे कैप दिया गया है। क्या पूछा गया, when and with which velocity the second particle would collide with the first particle। बिल्कुल कोलिजन का अपने पास में क्या आ गया, कोलिजन का अपने पास में क्या आ गया, टॉपिक आ गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक रिलेशन बनाया था। वापस जाते हैं उस रिलेशन पे। ये देखिए, दो पार्टिकल कोलिजन कब करते हैं, R1 R2 दिया अपने को, V1 और V2 दिया है, V2 को निकालना, V मान लेते हैं उसको, दिया हुआ क्वेश्चन में वैसे तो वो V निकालना अपने को। R1 लिखेंगे ऐसे, R2 लिखेंगे, या डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए यदि वो कोलिजन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया, तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिख लें, R1 वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही है, तो 0.05 आई कैप। R2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, इस बार अक्स 0 है, y है, किसके बराबर 0.10 जे कैप आ जाएगा। वेलोसिटी को अपने पहले ही दिया हुआ v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। इफ पार्टिकल्स कोलाइड, कब कोलाइड करेंगे, जब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट V1 माइनस V2 वेक्टर से हो और रिजल्ट किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए। यहां पर R1 किसके बराबर 0.05 आई कैप माइनस R2 कितना 0.10 जे कैप, क्रॉस कर दिया इसको V1 से, V1 की वैल्यू किसके बराबर -400 आई कैप, V2 की माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और V जे कैप रिजल्ट कितना आना चाहिए 0। सोल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सोल्व करें, आई कैप जे कैप के कैप, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा जो व्यवस्थित तरीका उससे कर लेते हैं। ध्यान दो थोड़ा सा, आई की वैल्यू कितनी 0.05 जे है नहीं पहले वाले के लिए, सॉरी है ना, कितना 0.05 माइनस 0.10 है भाई, है।
तो कितना लिखूं यहां से 0.10 प्लस का है माइनस का लिखूं यहां पे माइनस का आना चाहिए क्या रिजल्ट कितना आएगा तो यहाँ पे के केप का वैल्यू किसके बराबर 0 ऐसे वेलोसिटी में कितनी -400 ये v और ये वाला 0 सोल्व कर लेते हैं आई केप कितना आ जाएगा 0.05 v -400 मल्टीप्लाई 0.10 रिजल्ट तो किसके बराबर आना चाहिए 0 बाकी के साथ तो कुछ है नहीं रिजल्ट 0 आएगा तो कैलकुलेशन करें तो कितना 0.05 v किसके बराबर कर दो भाई तो v किसके बराबर आ जाएगा 800 के बराबर आ जाएगा तो अपने पास में जो वेलोसिटी थी v2 वो किसके बराबर थी -v जे केप यानी रिजल्ट कितना आ गया -800 जे केप मीटर पर सेकंड में ठीक है ये रिजल्ट आ गया अपने पास में ठीक है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एक तो क्या पूछा गया था कब करेंगे एक किस वेलोसिटी से करेंगे सॉरी भाई यहां पे आई की जगह क्या आएगा के ठीक है एक काम हो गया देखो यहाँ V2 किसके बराबर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पे V2 किसके बराबर था वापस थोड़ा पीछे जाता हूं स्लाइड में देखो कितना था V2 किसके बराबर था -v जे केप के बराबर था और यहां पर अब हमने क्या किया रिजल्ट निकाला v का कितना आया 800 आया v2 वेक्टर एक्चुअल में अपने को दिया हुआ कितना था माइनस का v जे केप दिया हुआ था इस के केप का तो लॉजिक ही क्या है इक्वल्स टू क्या है 0 है कंपेयर करवा रहे हैं यहाँ पे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा -800 जे केप मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ठीक है कॉपी कर सकते हो टाइम और निकालते हैं देखो एक रिलेशन और पढ़ा था मैंने कहा था वो भी इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर किसके बराबर -v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर t के बराबर है तो यहाँ पे r1 वेक्टर भी दिया गया अपने को r2 वेक्टर भी दिया गया v1 वेक्टर भी दिया गया और v2 वेक्टर भी दिया गया t निकालना तो इस वाले फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा तो विद्यार्थी उसको लिख सकते हो और r1 वेक्टर r2 वेक्टर की वैल्यू पुटअप कर सकते हो टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कोशिश कीजिए निकालने की फिर मैं करता हूं क्या हो जाएगा क्या काम में ले लेंगे फॉर्मूला r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल्स टू -v1 वेक्टर ब्रैकेट में v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर मल्टीप्लाई में t करिए फास्ट कर रही है क्या काम में ले सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर किसके बराबर -v1 वेक्टर v2 वेक्टर और t के बराबर r1 वेक्टर कितना फास्टली कैलकुलेट करो फास्ट करो भाई कैलकुलेट तो 0.05 आई केप माइनस 0.10 जे केप इक्वस टू माइनस यहाँ पे कितना 400 आई केप अभी कैलकुलेट कर लिया v की वैल्यू तो कितनी आई 800 आई ना जे केप और मल्टीप्लाई में कितना t तो कितना आ जाएगा t निकालना है मोड ले लेते हैं इन सब के तो कितना आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.10 का स्क्वायर अपोन में -400 कोई मतलब नहीं है माइनस लिखने का तो प्लस कर लेते हैं +800
का स्क्वायर। तो t कितना आ गया, यहाँ पे 10⁻², यहाँ भी 10⁻², तो 4 बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना बचेगा, 10⁻² बचेगा। अंदर 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर कितना 100। पूरे पे साथ लगा देता हूँ या अलग अलग लिखूं, यहाँ भी 10⁻², यहाँ भी 10⁻², कॉमन ले लेते हैं 10⁻4, बाहर तो कितना जाएगा 10⁻2 ही जाएगा। 4 का 16 और 8 का 64, और बाहर की तरफ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻2। तो t किसके बराबर आ गए अपने पास में, यहाँ से 125 और नीचे कितना 80 मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻4, कितना आ जाएगा भाई, किसका भाग जा रहा है 25 और 16, 10⁻⁻4, तो t कितना आ गया, 25 का √5 और इधर 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, 5 में 4 को डिवाइड किया तो कितना 1.25 10⁻⁻4 सेकेंड। ये लो, ये रिजल्ट आ गया, चेक कर सकते हो। क्लास लास्ट में चल रही है, अभी जस्ट खत्म होने वाली है। इसको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ, सब में नहीं लगेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन और इजीली हो जाता 2-3 लाइन में देख सकते हो। हो जाएगा, देखो ये अक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये आई कैप हो गया, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं रवि, कोलिजन वाले की। अगले ने क्या कहा, एक का तो पोजीशन वेक्टर कितना है 0.05, अक्स डायरेक्शन में ही होगा, और एक का कितना है वाई डायरेक्शन में है 0.10, ठीक है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है आई डायरेक्शन में, किस स्पीड से, ये माइनस की तरफ है ना, 400 से, ये माइनस, ये आई कैप मीटर पर सेकेंड। और ये वाला किधर कर रहा है v से, माइनस v से, माइनस v जे कैप से। अब देखो यहां एक चीज देखने को मिल रही है, इसके लिए कितना है डिस्टेंस 0.10 और इसके लिए कितना है 0.05। ये पार्टिकल इधर आ रहा है, ये पार्टिकल इधर आ रहा है, दोनों को क्या करना है कोलिजन करना है। तो ऐसे लग रहा है क्या कि यहां पे हम जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 800 निकाला, तो इसको डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, इसको डबल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। इसको तो इसकी तुलना में कितनी, ये 0.5 से यहाँ पे 0 पे आएगा और ये 0.10 से यहाँ पे आएगा, तो इसको तो क्या करनी पड़ रही है, इसके कंपैरिजन में इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट की तुलना में सेकंड को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो क्या करेंगे, ये कोलिजन करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या रखेगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको वेलोसिटी भी क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इस केस में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से देखा जाए तो कोलिजन कहाँ होगा, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, इस वाले केस की हम लोग एनालिसिस करें थोड़ा सा क्वेश्चन का, तो कोलिजन कहाँ हो रही है, इस जगह हो रही है। ऐसा भी हो सकता था यदि डिस्टेंस थोड़ी चेंज कर देता तो ये पार्टिकल इधर आता, उससे पहले ये पार्टिकल इधर से आगे निकल जाता, तो कोलिजन नहीं भी हो पाती। पर अपन लोगों ने देखा कोलिजन तो यहाँ पे 800 वाला दिया है ना, उसके हिसाब से पता चल रहा है, तो कोलिजन तो हो रही है। वहां पे जो टाइम वाला मैथमेटिक्स है वो थोड़ा अपना क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है। तो वो कोलिजन कर रहे हैं तो इसको भी यहां से तक आने में टाइम टी लगेगा, और इस वाले 2 को भी यहां ओ तक आने में टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी 0.05, 0.05 अपॉन में टोटल वेलोसिटी कितनी, इसकी स्पीड कितनी, 400, तो कितना 2 पॉइंट तो ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, तो कितना 5/4 क्रॉस ये लो 10⁻⁻4, तो t कितना 1.25 क्रॉस 10⁻⁻4 सेकेंड, ठीक है। यदि मान लो अपने को वेलोसिटी ये टाइम पता होता, उस केस की बात कर रहा हूं। यहां से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी, वेलोसिटी निकालनी होती सपोज v वाले,
0.10 और टाइम कितना t किसके बराबर 1.25 क्रॉस 10 टू पावर -4 तो कितना आ जाता 10/125 4 प्लस का तो कितना आ जाता 25 दूनी तो v किसके बराबर आ जाता 800 ठीक है मीटर पर सेकेंड। पर ध्यान दे भाई यहाँ एनालिसिस करनी पड़ेगी, ऐसे सीधा आप लोग ये कोई ट्रिक नहीं इस क्वेश्चन के लिए, ये इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, थोड़ा सा सोचते तो यहाँ पे सारे फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी तो इतना तो सोच सकते हैं, मैं मानता हूँ। मैंने एक लॉन्ग कट मेथड बता दिया, शॉर्ट में यहाँ क्या सोच सकते थे, देखो हो सकता था यदि आप ये सही से एनालिसिस नहीं करते इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, कहाँ मात खा जाओगे, यहाँ से यहाँ तक आया तो सपोज इसकी कोई स्पीड है, इधर इसकी कोई स्पीड है, इसकी स्पीड मान लो ज्यादा है तो ये तो निकल गया यहाँ तक आने से पहले ही, तो कोलिजन नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। बाकी अपने पास में मेथड तो है, सिस्टमेटिक मेथड तो ये है, इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है। अपने पास में जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से संबंधित टॉपिक थे वो अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या पढ़ना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, क्लासेस का लुत्फ उठाते रहिए। जय हिंद जय भारत।